सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एवं कोठारी आयोग को पढ़ने वाले हैं, जो एलटी लेक्चरर अथवा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन जगहों के लिए, उन स्थानों के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। अतः हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है, रखेंगे। और इन प्रश्नों में हमने अति महत्वपूर्ण चुनिंदा परीक्षोपयोगी संभावित प्रश्नों को समाविष्ट करने का प्रयास किया है, जो आप सभी के लिए लाभप्रद होंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो में पहली बार है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करेंगे। निश्चित रूप से हम सबको आज बहुत ही आनंद आने वाला है प्रश्नों को पढ़कर। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए साथियों। देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सामान्यतः समझते हैं। 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। माना कि इससे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार खूब हुआ, तो मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय में 20वीं शताब्दी के बाद ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट करने की बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ में ज्ञान का भी विस्तार किया जाए। तो उसके बाद ज्ञान आयोग को नई दिशा दी और ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। इस समस्या के जो देशवासियों को यह ज्ञान किस रूप में और कैसे कराया जाए, भारतीय समाज को ज्ञानवान समाज कैसे बनाया जाए, ये जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया साथियों, और 7 विशेषज्ञ सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया। इस आयोग ने अपना पहला कार्य 2006 में शुरू किया। तो सबसे बड़ी बात सारांशतः यह कह सकते हैं कि ज्ञान आयोग के माध्यम से सोचा गया कि ज्ञान किस रूप में और कैसे भारतीय समाज को ज्ञानवान समाज कैसे बनाया जाए। तो 13 जून 2005 को स्थापना हुई ज्ञान आयोग की और 2006 में ज्ञान आयोग ने अपना कार्य शुरू किया। उसके बाद ज्ञान आयोग 2014 तक चला। उसके बाद जो अगली सरकार थी, उस सरकार ने ज्ञान आयोग को समाप्त कर दिया। तो 2005 से 2014 का जो समय रहा, उसमें ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ, बहुत फैला बढ़ा। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म रूप से ज्ञान आयोग के बारे में पढ़ा है, समझ लिया है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो विश्वविद्यालयों के वर्गीकरण के बारे में कहा कि कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए। पहला विकल्प है 1000, दूसरा है 1200, तीसरा है 1500, चौथा है साथियों 1800। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। इसका सही उत्तर है 1500। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, उन्होंने कहा था। दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। देखिए, सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए। अब उन्होंने कहा है दूसरे प्रश्न में कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। 40, 50, 75 या 100। तो साथियों उन्होंने कहा कि 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह सिफारिश की है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है। देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च को कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है। 5%, दूसरा है 10%, तीसरा है 15%, चौथा है 20%। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है 20%। 20%
उच्च शिक्षा में खर्च के प्रतिशत अर्थात शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की गई है। ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसे आंकड़े पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है चौथा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर, देखिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को किस नाम से या किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी? पहला है कौशल विकास, दूसरा है कौशल शिक्षा, तीसरा है तकनीकी शिक्षा और चौथा है व्यावहारिक प्रशिक्षण। तो बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कौशल विकास। ज्ञान आयोग ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया जाए। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जैसे कि हमने पूर्व में भी आपके सामने इसकी चर्चा की। पहला विकल्प है 15 जून 2005, दूसरा विकल्प है 13 जून 2005, तीसरा है 15 जुलाई 2005, चौथा है 14 जून 2006। बताइए साथियों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई 13 जून 2005 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 13 जून 2005 को तो गठन हुआ है और इस ज्ञान आयोग ने, इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, गठन हुआ है 13 जून 2005 को और आयोग ने अपना कार्य शुरू किया है 2006 से। ठीक है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पूर्व में हमने आपके सामने चर्चा भी की है। पहला विकल्प है सैम पित्रोदा, दूसरा विकल्प है अशोक शेखर गांगुली, तीसरा विकल्प है दीपक नैयर, चौथा विकल्प है सुजाता राम दुराई। तो साथियों बताइए, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सैम पित्रोदा, यानी सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचारणीय विषय व कार्य क्षेत्र है। देखिए, जो ज्ञान आयोग है उस ज्ञान आयोग के विचारणीय विषय और कार्य क्षेत्र क्या क्या है, किस किस क्षेत्रों में कार्य करता है ज्ञान आयोग। 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना, पहला है। दूसरा है विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, तीसरा है कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, चौथा है साथियों उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो साथियों, आपने देखा कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके जो विचारणीय विषय और कार्य क्षेत्र हैं, 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना भी है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ाना या बढ़ावा देना भी है। कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना। अतः ये सभी उत्तर इसके सही हैं, ये ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य सुझाव थे। देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो मुख्य सुझाव दिए थे वो कौन कौन से थे? पहला विकल्प है विद्यालय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, दूसरा विकल्प है शिक्षा में सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए तथा वित्तीय स्रोतों विविधता लानी चाहिए, तीसरा है उपयुक्त दोनों सत्य, चौथा है परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था को अव्यवस्थित करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों सही। जो ज्ञान आयोग के जो मुख्य सुझाव थे, विद्यालय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ये कहा उन्होंने, और दूसरा कहा शिक्षा में बढ़ाना चाहिए ताकि वित्तीय स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। ठीक है, ये ज्ञान आयोग के मुख्य सुझाव थे। इन सुझावों को भी आप ध्यान रखेंगे कि आयोग के क्या क्या सुझाव रहे। नवा है, 2006 से 2009 तक कौन सा आयोग देश का पहला आयोग है जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिशें प्रस्तुत की है? ये ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 2006 से 2009, क्योंकि आप सभी को पता है ज्ञान आयोग ने अपना कार्य 2006 से शुरू किया था और 2009 तक के समय की बात कर रहे हैं कि कौन सा आयोग ऐसा था जिसने, या देश का पहला आयोग है जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिशें प्रस्तुत की है। पहला है कोठारी आयोग, दूसरा है राधाकृष्णन आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, चौथा है नई शिक्षा नीति। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह सिफारिश की थी, कहा था कि
देश का पहला आयोग है जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ठीक है, सभी क्षेत्रों की बात की गई है। उसके बाद 10वां है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गुण क्या हैं। देखिए, आपको बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। पहला है अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि कौन कौन सा गुण उन्होंने बताया कि अध्यापकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षकों से अध्यापकों से निर्वाचन बूथों में काम करने, जनगणना करने या आपदा के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाने की बात उन्होंने ये सिफारिश की थी कि कुछ चुनिंदा कार्य हैं, केवल वही कार्य शिक्षकों से करवाए जाए, अन्यथा न किए जाए। और दूसरा, स्कूल समय, छुट्टियों और अध्यापकों की भर्ती के संबंध में नमनशीलता। उन्होंने कहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि छुट्टियां ऐसे समय में होनी चाहिए जब खेती में कार्य करने का समय होता है, या बारिश में जब दूर दराज में विद्यालय जाना कठिन हो जाता है। साथ ही शिक्षक यदि स्थानीय होंगे तो परिवेश के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे तथा जवाबदेही भी अधिक सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये सुझाव, दूसरा सुझाव ये है। तीसरा है संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव। उन्होंने क्या कहा कि संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने की बात की गई। तो ज्ञान आयोग के क्या क्या गुण थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उन्होंने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए, इसकी बात की इन्होंने, ये गुण था इसका। दूसरा, स्कूल समय, छुट्टी और अध्यापकों की भर्ती के संबंध में नमनशीलता की बात की। संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की बात की। अतः इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सत्य है। 11वां है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग। देखिए साथियों, अब हम कोठारी आयोग को पढ़ने वाले हैं। कोठारी आयोग से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, अतः कोठारी आयोग भी हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग को आज दूसरे बिंदु में। तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम कोठारी आयोग के सामान्य परिचय में चलते हैं। स्वतंत्र होते ही हमने अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास किए। इस संदर्भ में भारत सरकार का पहला बड़ा कदम था विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम राधाकृष्णन कमीशन। उसके बाद इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी अनेक ठोस सुझाव दिए थे। इसने विश्वविद्यालय आयोग ने उसके कुछ सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया। उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुए, परंतु वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर कमीशन। इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु अनेक ठोस सुझाव दिए। कुछ प्रांतीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन करना भी शुरू किया, परंतु इस सबसे भी वह सब हाथ नहीं लगा, अर्थात वो भी असफल रहा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। और भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया। साथियों, अब कोठारी आयोग का गठन तो किया, सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके बाद मुदालियर कमीशन आपने पढ़ा, वो इतने कारगर नहीं रह पाए। तो कोठारी आयोग ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या उसने सुझाव दिए, कौन कौन से सुझाव कितने धरातल में लागू हुए, ये महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले कोठारी आयोग के प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, नोट भी कर सकते हैं। पहला विकल्प है 3%, दूसरा है 6%, तीसरा है 9%, चौथा है 14%। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर है 6%। देखिए, कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया कि 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए, टोटल बजट का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, ये कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। कई बार लोग नई शिक्षा नीति 2020 को सही मान लेते हैं, ये सही उत्तर नहीं होगा। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि 6% शिक्षा में बजट खर्च किया जाए।
दूसरा है कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। 50%, 60%, 70%, 80%। तो बताइए सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 70%। इन्होंने कहा था कोठारी आयोग ने कि माध्यमिक शिक्षा में 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की गई। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 13वां प्रश्न है, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। देखिए, एक नया प्रश्न हो सकता है आप सभी के सामने आ रहा है। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। पहला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, दूसरा है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग 1964-66। तो बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे 14वां है, किस आयोग के अनुसार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए, स्वस्थ एवं कर्मठ व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि किस आयोग के अनुसार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए, यदि कोई स्वस्थ है, कर्मठ है, तो उसको 65% बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जाए नहीं, बढ़ाई जा सकती है। ये किस आयोग ने कहा। कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या हंटर आयोग ने। तो बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए, यदि कोई स्वस्थ है, कर्मठ व्यक्ति है, तो उसकी सेवानिवृत्ति 65 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, कहा बढ़ाई जाए नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 15वां प्रश्न है, कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक हो, उन्हें योग्यता के आधार पर कक्षोन्नति दी जाए, किस आयोग का सुझाव है। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक हो, ठीक है, और उन्हें योग्यता के आधार पर कक्षोन्नति दी जाए, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन किया जाए और आंतरिक मूल्यांकन का जो उनका रिजल्ट आता है उस आधार पर उस बच्चे की कक्षोन्नति की जाए। यह सुझाव किसने दिया है। कोठारी आयोग ने दिया है या नई शिक्षा नीति 1986, या राधाकृष्णन आयोग ने दिया है या शिक्षा आयोग ने दिया। साथियों बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग ने कहा कि 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक हो, अर्थात उनसे कोई परीक्षा, लिखित परीक्षा ना हो, आंतरिक परीक्षा हो और उन्हें योग्यता के आधार पर कक्षोन्नति दी जाए। ये महत्वपूर्ण था, इसको भी आप नोट करेंगे। 16वां प्रश्न है, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन संबंधी सुझाव क्या दिए। देखिए, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन संबंधी भी कुछ सुझाव दिए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला, उत्तरों को अंक देने के वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जाए। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर लिखित परीक्षाओं के साथ मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तीसरा, बोर्ड परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाए। चौथा, उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हुआ बताइए। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी सत्य। कोठारी आयोग ने कहा कि उत्तरों को अंक देने के वस्तुनिष्ठ बनाने का, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में विश्वसनीयता होती है, उसका एक ही उत्तर होता है, तो इसका सुझाव दिया उन्होंने। और माध्यमिक स्तर पर लिखित परीक्षाओं के साथ मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाए। लिखित तो हूँ और लिखित के साथ साथ में मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन भी हो। तीसरा कहा उन्होंने, बोर्ड परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी होती थी ना, उन श्रेणियों के स्थान पर ग्रेडिंग ABCD, A+A, इस तरीके से ना, इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम की बात की उन्होंने, किसके स्थान में, श्रेणी के स्थान में। ठीक है, उसके बाद अगला है 17वां अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोठारी आयोग का दोष नहीं है। ठीक है, क्या दोष नहीं है कोठारी आयोग को, बताना है आपने। उलझी हुई शिक्षा संरचना। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा के नाम पर पंचमेल खिचड़ी। तीसरा है दोषपूर्ण भाषा नीति। चौथा है शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन। बताइए साथियों, जो कोठारी आयोग है उस कोठारी आयोग का क्या दोष नहीं है। अब दोष नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो गुण है, अर्थात कोठारी आयोग का जो हम पढ़ रहे हैं इसका कौन सा गुण है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन। देखिए, उलझी हुई शिक्षा संरचना कहा कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग, देखिए आयोग ने, अब ये उलझी हुई शिक्षा संरचना क्यों कहा। आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की अवधि की, प्राथमिक शिक्षा 4 या 5 वर्ष की अवधि की, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा 2 या 3 वर्ष की अवधि, और माध्यमिक शिक्षा 2 या 3 वर्ष की अवधि, स्नातक 3 वर्ष की और स्नातकोत्तर 2 या 3 वर्ष की प्रस्तावित की। तो इसलिए ये क्या है, उलझुल स्थिति में है, तो इसलिए ये दोष है कोठारी आयोग का। पहला, ये उलझी हुई शिक्षा संरचना है। दूसरा है राष्ट्रीय
शिक्षा के नाम पर पंचमेल खिचड़ी। उन्होंने कहा कि इस आयोग ने देश विदेश के शिक्षाविद रखे थे और तब इसके सुझाव में पंचमेल खिचड़ी होना स्वाभाविक था, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की बात की गई, कहीं विशिष्टीकरण की बात की गई, है ना, और कहीं माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात की गई। तो इसलिए इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के नाम पर पंचमेल खिचड़ी है ये आयोग, इसलिए ये इसका दोष है। तीसरा है दोषपूर्ण भाषा नीति, है ना। उन्होंने कहा कि ये कोठारी आयोग जो है, आयोग ने प्राथमिक स्तर पर कहा कि केवल मातृभाषा, और उच्च प्राथमिक स्तर पर और निम्न माध्यमिक स्तर पर कहा कि मातृभाषा के साथ संघी हिंदी या संघ की सहभाषा अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य करने की बात की। तो इससे यह लगता है कि जो कोठारी आयोग की जो भाषा नीति है वो कहीं न कहीं दोषपूर्ण है ना। तो इसलिए कोठारी आयोग का जो दोष नहीं है वो है शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन। ये कोठारी आयोग का गुण है, दोष नहीं है। अतः इसका सही उत्तर होगा साथियों चौथा, शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन। 18वां है, किस आयोग के प्रतिवेदन को शिक्षा का विश्वकोश कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है, तो इसको देखेंगे। कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्राथमिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को आयोग का जो प्रतिवेदन है उसको शिक्षा का विश्वकोश कहते हैं। ये कोठारी आयोग है इसका उत्तर, इसको आप ध्यान रख लेंगे। 19वां है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। देखिए कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की बात भी की है। तो जो त्रिभाषा सूत्र है साथियों, इन त्रिभाषा सूत्रों में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पहला है मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में से कोई भाषा हो। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी, संघ की कोई राजभाषा हो, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। दूसरी या कहा तीसरी में कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम दो में न ली गई हो। प्रथम दो से तात्पर्य क्या है? मातृभाषा या संघ की राजभाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई, है ना। तो त्रिभाषा के अंतर्गत क्या आता है साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये त्रिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, वो प्रादेशिक भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, है ना। कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम दो में न ली गई हो। ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ये समस्त भाषाएं आती हैं। अंतिम है 20वां प्रश्न, महत्वपूर्ण है, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाई जाए। किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाई जाए? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या मुदालियर आयोग ने या शिक्षा संगठन ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? तो बताइए, इसको कहा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने यानी कोठारी आयोग ने, जो 1964 से 66 इसका समय है। इसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए। ठीक है, ये सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग ने। तो साथियों ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सम्मुख थे। यदि ये आप सभी को उपयोगी लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, जो है आप सभी को कैसी ये वीडियो लगती है। तो निश्चित रूप से आप सभी को इसका लाभ होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।